चैप्टर्स 533 ह्यूज बैटल 3/4, 534 ह्यूज बैटल 4/4, 535 मीटिंग ऑफ फादर एंड सन, 536 मेजर बैटल्स चैप्टर स्टार्ट। ब्लैक बैनर ट्रूप्स और ग्रैंड वाइट ट्रूप्स आपस में भिड़ गए। जब से ये टुकड़ियां बनी थीं, तब से ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। सैकड़ों सालों से इनके बीच मुकबल चल रहे थे, जिसमें हार और जीत दोनों तरफ से होती रहती थी। इस वक्त दोनों टुकड़ियां जंग में उतर चुकी थीं और अपने किलर मूव्स इस्तेमाल कर रही थीं, लेकिन किसी को भी साफ बढ़त नहीं मिल रही थी। अपने आखिरी ट्रम्प कार्ड को इस तरह से डेडलॉक में फंसा देख ही लू लैन का चेहरा एकदम काला पड़ गया। ही ल्यू वेनवू दिल खोलकर हंसा। उस बड़ा मजा आ रहा था। उसका दुश्मन अपनी हद पर पहुंच चुका था, लेकिन वो भी उसी हालत में था। लेकिन ग्रास सोल्जर आर्मी अभी भी कुछ वक्त के लिए म्यूटेटेड बीस्ट वुल्फ ग्रुप को रोक सकती थी। जहां तक ही ट्राइब के हायर लेवल बैटल फोर्स की बात थी, उनके टूटने के आसार साफ दिखने लगे खासकर गाओ यांग और जूजाई, जो उयांग बाइसंग और मो शी क्वान के खिलाफ लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई में साफ पता चल रहा था कि जीत किसकी होने वाली है। उयांग बाइसंग और मो शी क्वान भले ही एक साथ काम करने में माहिर नहीं थे, लेकिन उनकी अकेले की ताकत उनके दुश्मनों से कहीं ज्यादा थी। अगर गाओ यांग और जू जाइडू एक से लड़ रहे होते अपनी बेहतरीन केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके, तो शायद उन्हें हल्की सी बढ़त मिल जाती। लेकिन अब उन्हें सिर्फ दबाया जा रहा था। वो बेबस होकर बचाव कर रहे थे और एक पैसिव सिचुएशन में फंसे हुए थे। कोई भी बता सकता था कि गाओ यांग और जू जई बहुत जल्द हारने वाले थे। एक बार वो हार गए तो उयांग बाइसंग और मो शी क्वान पिंजरे से छूटे हुए शेर की तरह हो जाएंगे और वो दूसरी लड़ाइयों में मदद करना शुरू कर देंगे। इस तरह उनकी हल्की सी बढ़त बढ़ती चली जाएगी और पूरी जंग का रुख उनके फेवर में हो जाएगा। एक बार ल्यू ट्राइब की सेना को एडवांटेज मिल गया तो हे ट्राइब के पास जीतने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि उनके पास कोई बैकअप नहीं था। वो सिर्फ अपने दुश्मन को मजबूत होते हुए देखेंगे, जबकि उनकी खुद की हालत और खराब होती जाएगी। आखिरकार दूसरी तरफ एडवांटेज को जीत में बदल देगी और ही ट्राइब की सेना बिखर जाएगी। हे लूलन को ऐप प्रॉब्लम समझ आ गई थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था। वो मैं टेंट में बिल्कुल अकेला था। इस मोड़ पर वो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता था। उसका जिस्म में टेंट से गायब हुआ और ग्रास सोल्जर आर्मी के ऊपर हवा में प्रकट हुआ। उसका इरादा भी काओ चुवान को मारने का था, क्योंकि बेई काओ चुवान के पास लर्किंग सोल कोड गू नहीं था। उस पहचानना आसान था। एक बार वो मार दिया गया तो ग्रास सोल्जर आर्मी बिखर जाएगी। इस तरह ये लड़ाई वापस डबल ऑफेंस की सिचुएशन में आ जाएगी और आखिर में ये पहली लड़ाई की तरह होगा। उन्हें रिग्रुप करके पीछे हटना पड़ेगा। किलर मूव डार्क वॉर्टेक्स। हे लू लैन ने जैसे ही अपना किलर मूव एक्टिवेट किया, उसके सामने एक सफेद रोशनी चमकी, जिसमें से ल्यू वेनवू का जिस्म निकला। हे लू लैन एक डार्क पाथ रैंक 5 था, जबकि ल्यू वेनवू एक लाइट पाथ रैंक 5 था। दोनों कई बार आमने सामने आ चुके थे, लेकिन कभी साफ तौर पर कोई जीता नहीं था। लेकिन इस बार भले आदमी जैसे दिखने वाले ल्यू वेनवू के चेहरे पर एक जीत की हल्की मुस्कान थी। भाई लू लैन, आज की लड़ाई एक रोशनी की किरण पर टिकी है। मेरी ग्रास सोल्जर आर्मी जल्द हाई गिरने वाली है, लेकिन तुम्हारी हायर लेवल बैटल स्ट्रेंथ उससे भी तेजी से कमजोर पड़ेगी। कितने अफसोस की बात है, हमारी सेना की ताकत लगभग बराबर है। हम बिल्कुल टक्कर के हैं। तू मौत को दावत दे रहा है। हे लू लैन गुस्से से चिल्लाया। गुर्राते हुए ल्यू वेनवू पर हमला कर दिया। दोनों लड़ते लड़ते इधर उधर होने लगे, जिससे बिजली की कड़क और चमकदार रोशनियां फैल रही थीं। अजीब बात है, मेरी पिछली जिंदगी में हे ट्राइब ने ल्यू ट्राइब को हराया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ल्यू ट्राइब का पलड़ा भारी है। क्या ये मेरी वजह से हुआ है कि कुछ अजीब बदलाव आ गए? फैंग युआन एक कोने में छिपकर चुपके से सब देख रहा था। वो एक एंस्लेवमेंट स्ट्रेंथ डुअल कल्टिवेटर था। उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी। असल में उसने अभी तक अपनी पूरी एंस्लेवमेंट पाथ की काबिलियत भी नहीं दिखाई थी। इस वक्त ग्रास सोल्जर आर्मी बस किसी तरह टिकी हुई थी। यूज बस सामने आकर वुल्फ हाउल गू और रैंक 5 एम्पलीफाई इफेक्ट गू इस्तेमाल करना था और बेई काओ चुवान तुरंत हार जाता। लेकिन फैंग युआन हिला नहीं। उसने सब कुछ ऑब्जर्व करना चुना। उसका ध्यान उयांग बाइसंग और मो शी क्वान पर था। जैसे ही वो सामने आता और वुल्फ हाउल गू और रैंक 5 एम्पलीफाई इफेक्ट गू एक्टिवेट करता, इस बात की पूरी संभावना थी कि वो दोनों उसके पीछे पड़ जाते। सच कहूं तो फैंग युआन स्ट्रेंथ पाथ में काफी माहिर हो चुका था। यूज उयांग बाइसंग और मो शी क्वांग से एक साथ क्लोज कॉम्बैट में लड़ने से डर नहीं लग रहा था। लेकिन मेरी नजर सिर्फ इस लड़ाई तक सीमित नहीं रह सकती।
इंपीरियल कोर्ट की ये युंग सुपर ट्राइब्स के बीच का एक कंपटीशन है, एक ऐसा खेल जिसे गू इमॉर्टल्स मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक बार मैंने अपनी पूरी ताकत दिखा दी, तो भले ही हम ये लड़ाई जीत जाएं, दूसरी पार्टी अपने गू इमॉर्टल से रिइंफोर्समेंट मिलने पर मुझे जरूर टारगेट करेगी। टैब, मेरे पास कोई छुपे हुए ट्रम्प कार्ड्स नहीं बचेंगे और इस सिचुएशन पर मेरी पकड़ बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगी। फैंग युआन का दिमाग इंपीरियल कोर्ट पर था। वो हर वक्त शांत रहता था और सामने की खतरनाक सिचुएशन से परेशान नहीं होता था। मेरी पिछली जिंदगी में हे ट्राइब ने ल्यू ट्राइब को कैसे हराया? भले ही अभी लड़ाई बहुत ज्यादा टेंस है, लेकिन दोनों तरफ से अभी तक अपने ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। कम से कम मुझे इतना पता है कि ताई बाई यून शेंग के पास मैन एज बिफोर नाम का रैंक 5 गू है। मैं जितनी कम बैटल स्ट्रेंथ दिखाऊंगा, मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर मैं हमला करूंगा तो वो एक फेटल ब्लो होना चाहिए। अभी वो वक्त नहीं आया है। फैंग युआन का दिल शांत था, भले ही ये लड़ाई का मैदान लाशों और खून की नदियों से भरा हुआ था। उसकी नजरों में ये सारे कैजुअल्टीज सिर्फ नंबर्स थे। इस लड़ाई में बहुत से लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों की मौत पर चिल्ला रहे थे। बहुत से लोग एक मजबूत दुश्मन को मारने के बाद खुशी से चिल्ला रहे थे। कुछ गू मास्टर्स मौत के डर से भाग रहे थे। कुछ गू मास्टर्स एम्बिशन से भरे हुए थे। वो एक हायर स्टेटस वाला इंसान बनना चाहते थे। जिंदगी और मौत के ऐसे पलों में इंसानी जज्बात उबल जाते हैं। वो दीवाने, पागल, घमंडी और बैलगाम हो जाते हैं। अपने आसपास के लोगों के बेरहम एक्सप्रेशंस को देखते हुए, उनकी चीखें और चिल्लाने की आवाजें सुनते हुए फैंग युआन को एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस हो रहा था। उसका दिल एक पुरानी गहराई की तरह स्थिर था। उसकी सतह पर कोई हलचल नहीं थी। लेडो, मारो, इंसान पैदा ही जंग के लिए होता है। जीतो, हारो, अपने रास्ते पर चलते रहो, दूसरे लोगों की लाशों पर कदम रखकर। खून को उबलने दो, पसीने को बहने दो, जिंदगी का सबसे अच्छा पाल अभी है। ये है मेरा किलर मूव, वर्ल्ड डिवाउरिंग ची। लड़ाई के मैदान में एक धमाकेदार और गरजती हुई आवाज गूंजी। उसकी आवाज ने कई निगाहों को अपनी तरफ खींचा और सबने अनजाने में उस पर ध्यान दिया। अरे नहीं, चलो यहां से। एक तीव्र खतरे का एहसास उस पर हावी हुआ और गाओ यांग चिल्लाया। अपने गू वर्म को एक्टिवेट करके भागना चाहता था, लेकिन आसपास की हवा दीवारों की तरह घनी हो चुकी थी। वो मुश्किल से हिल पा रहा था। मो शी क्वांग हवा में तैर रहा था। उसने अपने हाथ खोले और उसकी 10 उंगलियां उसकी छाती के सामने आकर मिल गई। गाओ यांग और जू जई ने एक निराशा भरा दबाव महसूस किया, जो उन्हें हर तरफ से कुचल रहा था। उनके हैरान चेहरे उनके चेहरों पर जम गए। आने वाली मौत के एहसास ने उनके दिलों को भर दिया। मौत के यूएस पाल से पहले जू जई ने 3 ग्रैंड एम्परर बोर की ताकत से हमला किया और दीवार जैसी हवा में एक छेड़ कर दिया। भाई, गाओ यांग को लगा जैसे उसकी दुनिया घूम गई। जब उस होश आया तो यूज जू जई ने लड़ाई के मैदान से बहुत दूर फेंक दिया था। और जहां तक जू जई की बात है, यूज मो शी क्वांग के किलर मूव ने एक तेज और कॉन्सेंट्रेटेड हवा के दबाव से मांस के कीम में बदल दिया था। भाई, गाओ यांग चिल्लाया। उसका दिल खंजर से छिड़ गया हो ऐसा लगा और उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। मो शी क्वांग ने भी एक मुंह खून की उल्टी की। दूसरे भाई, तुम्हारा किलर मूव अभी पूरा नहीं हुआ है, उस ऐसे ही एक्टिवेट मत करो। उयांग बाईसंग तेजी से उसके पास आया और उस हवा में थाम लिया। मो शी क्वांग खून उगलते हुए हंसा। क्या जबरदस्त लड़ाई है, मैंने बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर लिया, हा हा हा। उयांग बाईसंग ने अपना सर हिलाया। ठीक है, चलो इस गाओ यांग को भी खत्म करते हैं। यहाँ का मसाला सुझाने के बाद हम दूसरी लड़ाइयों में मदद करेंगे। ये देखकर ल्यू वेन वू हंसा। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐलान किया, यह हमारी ल्यू ट्राइब आर्मी की लगातार जीतों की शुरुआत है। भाई लूलैन, तुम्हारे पास अब जीतने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा है क्या? ये जवाब ही लूलैन ने नहीं, बल्कि ताई बाईयून शेंग ने दिया, जो एक दूसरे बैटल रिंग में था। ताई बाईयून शेंग, जो हमेशा हमलों से बच रहा था, अचानक से बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और अपने दुश्मन से दूरी बनाकर अपनी हथेलियां खोलकर एक चांदी की किरण छोड़ी। चांदी की किरण जू जई के असमास और खून पर पड़ी, जो कीमा बन चुका था। रैंक 5, मैन एज बिफोर। एक पाल में चांदी जैसी रोशनी इतनी तेज चमकी कि लोगों को अपनी इल बैंड करनी पड़ी। रोशनी के खत्म होने के बाद जू जई लड़ाई के मैदान में वापस आ गया। अस पर कोई चोट नहीं थी और उसका प्राइमेवल सी लेवल भी अपने पीक पर था। मैन एज बिफोर के असर से जू जई वापस उसी हालत में लौट आया था जैसा वो लड़ाई से ठीक पहले था। हैरत का एक्सप्रेशन सिर्फ कई गू मास्टर्स के चेहरों पर नहीं था, बल्कि ल्यू वेन वू, मो शी क्वांग और उयांग बाईसंग के चेहरों पर भी वही एक्सप्रेशन था।
मैन एज बिफोर गू का हीलिंग इफेक्ट इतना कमाल का था कि लगभग सभी लोग हैरान और लाजवाब हो गए थे। मैन एज बिफोर गू एक टाइम पाथ हीलिंग गू था जो टारगेट को वक्त के एक पॉइंट पर उसकी हालत में वापस ला सकता था। बहुत खूब, क्या बेहतरीन हीलिंग गू है। हे लुलैन जोर से हंसा। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ताई बायुनशेंग ने इतना मजबूत ट्रम्प कार्ड छुपा रखा होगा। जब तक उनके पास ये था, हे ट्राइब की हायर लेवल बैटल फोर्स लंबे समय तक टिक सकती थी। बहुत अच्छा, अब वक्त आ गया है। फैंग युआन की एड चमक उठी। उसने रैंक 4 ईगल राइज गू एक्टिवेट किया और आसमान में उड़ गया। रैंक 5 एम्पलीफाई इफेक्ट गू और रैंक 4 वुल्फ हाउल गू। फैंग युआन ने अपना मुंह खोला और एक हाउल किया। उसकी आवाज दूर दूर तक फैल गई। वुल्फ हाउल गू के असर से उसके सारे म्यूटेटेड बीस्ट्स के जिस्म फूल गए, उनकी एड़ी चमकदार लाल हो गईं और उनकी लड़ने की ताकत 5 गुना बढ़ गई। जाओ। फैंग युआन हवा में तैर रहा था। लड़ाई के मैदान को घूरते हुए उसने धीरे से कहा। भेड़ियों की लहर फूट पड़ी, जैसे कहीं से सुनामी आ गई हो। कमीनो, मैं अब और नहीं रोक सकता। बिकाऊ चुवान अपनी हद तक पहुंच चुका था। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन ग्रास सोल्जर आर्मी भेड़ियों की लहर के सामने एक पतले कागज की तरह थी। कुछ सांसों में ही उसके चीथड़े उठ गए। बिकाऊ श्वान भाग भी नहीं पाया कि एक दीवाने भेड़िए ने यूएस पर झपट्टा मारा और अपने तेज दांतों से उसके आर्मर को फाड़ दिया, फिर उसके गले को काट लिया। बिकाऊ चुवान ने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया, उस दीवाने भेड़िए को दूर फेंक दिया। जैसे ही वो अपने गले को ढकने और उठने वाला था, 3 वाइट आइज वुल्व्स आ गए और एक आधा OJAHAD के बाद उसकी लाश कई टुकड़ों में बंट गई। ग्रास सोल्जर आर्मी खत्म हो गई और फैंग युआन ने भेड़ियों के ग्रुप को मैनिपुलेट करके ग्रैंड व्हाइट ट्रूप्स पर हमला कर दिया। ग्रैंड व्हाइट ट्रूप्स ब्लैक बैनर ट्रूप्स से लड़ रहे थे। वो एक स्टेलमेट में फंसे हुए थे। फ्लैट जब म्यूटेटेड बीस्ट वुल्फ ग्रुप ने अन पर पीछे से हमला किया तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। हा, ल्यू वेनवू, लगता है आखिरी हंसी मेरी ही होगी। लड़ाई ने इतना अचानक मोड़ ले लिया था। ही लुलैन खुशी और हैरानी से झूम उठा। नहीं, मैं अभी हारा नहीं हूं। ल्यू वेनवू का चेहरा बिगड़ गया था और वो एक हारे हुए जुआरी की तरह दीवानों की तरह चिल्लाया। वो एक सफेद रोशनी में बदल गया और उयांग बाईसंग और मोशी क्वांग की तरफ उठ गया। दूसरे भाई, तीसरे भाई, वो चिल्लाया। चैप्टर 534 ह्यूज बैटल 4/4। हम यही हैं, बड़े भाई। उयांग बाईसंग और मोशी क्वांग एक साथ चिल्लाए। उन्हें दिखा दो हम तीनों भाइयों की असली ताकत। ल्यू वेनवू चिल्लाया और बिना रुके सीधा मोशी क्वांग और उयांग बाईसंग से जा टकराया। दोनों जोर से हंसे। उनके जिस्म से हरी और भूरी रोशनी निकलने लगी। हरी, भूरी और सफेद, तीनों रोशनियां टकराईं। बूम! रोशनी फैली और यूएस जगह पर एक इंसानी शक्ल का राक्षस पैदा हुआ। इस राक्षस के 3 सर और 6 हाथ थे। वो 20 फुट लंबा था। उसके मसल्स टाइट थी और उसकी स्किन कांसे जैसी थी। तीनों सेरन पार ल्यू वेनवू, उयांग बाईसंग और मोशी क्वांग के चेहरे थे। ये अनगिनत लोगों ने अपनी ईड़ फाड़कर इस अजीब सीन को देखा। मैं तुम लोगों को बता दूं, ये हम तीनों भाइयों का किलर मूव है, 3 heads 6 arms। खौफ से कांप रहे हो? अपना सारा डर बाहर निकालो। ये तुम्हारी जिंदगी के आखिरी पाल होंगे। तीनों सरों ने एक साथ कहा। HMPH, बेशरम डरेंगे। गाओ यांग ने नाक चढ़ाई और अपना ट्रेचरस क्लाउड वेव गू एक्टिवेट किया। एक भूरा बादल 3 सर 6 हाथ वाले देव की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही ल्यू वेनवू की ईंट से 2 रोशनी की किरणें निकली जिन्होंने बादल को चीर दिया। बूम! एक सोनिक बूम के साथ 3 सर 6 हाथ वाला देव अचानक गाओ यांग के ऊपर प्रकट हुआ। इतनी तेजी! गाओ यांग की पुतलियां सिकुड़ गईं और अपने लंबे समय के जंग के अनुभव से उसने तुरंत अपना डिफेंस गू एक्टिवेट कर लिया। अस राक्षस ने अपने 2 हाथ घुमाए। एक हाथ ने रोशनी के शील्ड को भेद दिया जबकि दूसरे हाथ ने गाओ यांग का सर ऐसे कुचल दिया जैसे तरबूज कुचल रहा हो। अगले हाईपैल, गाओ यांग की बिना सर वाली लाश आसमान से नीचे गिरी। भाई! गुस्से ने जू जई के दिल पर हमला किया और उसने अपना सारा होश खो दिया और वो जोश में यूएस राक्षस की तरफ बढ़ा। मुआहाहा, चींटियों का रोना धोना। मोशी क्वांग का सर जोर से हंसा और उसने जू जई की तरफ अपनी उंगली से हल्का सा इशारा किया। बूम! की का फ्लो ब्लास्ट हुआ और बैटलफील्ड में एक जबरदस्त इंपैक्ट फोर्स के साथ आगे बढ़ा, हजारों कदम तक लोगों को जख्मी करते हुए। जू जई सीधे हमले से फट गया। उसका खून और टूटी हड्डियां हर तरफ उठ गईं। जो गू मास्टर्स हमले के आफ्टर इफेक्ट्स का शिकार हुए, वो सभी बुरी तरह जख्मी हो गए। ये ताकत, ये कम से कम 6 गुना बढ़ गई है और स्पीड कम से कम 9 गुना बढ़ गई है।
ये तीन लोगों का कॉम्बिनेशन, क्या ये असुरा ट्रांसफॉर्मेशन की पाथ की अटैकिंग फोर्स और लाइट पाथ के इफेक्ट्स को मिला रहा है? फैंग युआन ने इस सीन को देखकर लड़ने की एक तीव्र इच्छा महसूस की। मेरे पास ऑल आउट एफर्ट गू है और रैंक 5 एम्पलीफाई इफेक्ट गू मिलाकर मैं 500 जून की ताकत से हमला कर सकता हूं। पता नहीं कौन जीतेगा अगर मैं इस राक्षस से लड़ूं। लेकिन अगले हाई पैल, फैंग युआन ने अपनी लड़ने की इच्छा को दबाया और नीचे उद गया, फिर से म्यूटेटेड बीस्ट ग्रुप के बीच छुप गया। मैन एज बिफोर गू। इसी वक्त दो चांदी की रोशनियां नीचे आयम। जू जई और गाओ यांग फिर से जिंदा हो गए, अपनी पहली जैसी हालत में आ गए। बुद्धे अस राक्षस की CHEHA बर्फीली कत्ल के इरादे और जंग के जोश से भरी हुई थीं। वो एक साथ ताई बाई यूनशेंग की तरफ बढ़ा। ताई बाई यूनशेंग घबरा कर पीछे हटा। भले ही उसके पास मन एज बिफोर गू था, वो उस सिर्फ दूसरों पर इस्तेमाल कर सकता था, अपने ऊपर नहीं। जो भी फ्री है, ताई बाई यूनशेंग को बचाओ। हे लुलैन तेजी से मदद के लिए बढ़ा और अपनी सेना को चिल्लाकर बोला। उस लड़ाई का मेन पॉइंट समझ आ गया था। मुझे कौन रोक सकता है? ओयांग बाईसंग के सर ने गर्व से मुस्कुराया। अगले हाईपैल, वो राक्षस एक हरी रोशनी की किरण में बदल गया और बिजली की तरह ताई बाई यूनशेंग की तरफ लपका। ताई बाई यूनशेंग दूसरों के पीछे छुप रहा था, लेकिन कोई भी यूएस राक्षस को रोक नहीं पाया क्योंकि वो सीधा चार्ज कर रहा था, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ करते हुए। जिसने भी उस रोकने की हिम्मत की, चाहे वो गू मास्टर हो या जानवर, वो कुचले हुए मांस और हड्डियों के ढेर में बदल जाता। बेनिफैक्टर, जल्दी निकलो। गाओ यांग और जू जई दौड़कर आए, ताई बाई यूनशेंग को अपने पीछे बचाते हुए। फालतू चीजें। अस राक्षस ने अपने 6 हाथ इतनी तेजी से घुमाए कि सिर्फ उनकी परछाइयां दिख रही थीं। धाम धाम, जू जई और गाओ यांग फिर से कुचल दिए गए। मेरा सोल ब्लेड गूलर। पैनपिंग तेजी से आया और सिंगल ब्लेड गू एक्टिवेट किया। सोल ब्लेड गू इस बार सफलता से एक्टिवेट हुआ और राक्षस का विशाल जिस्म हल्का सा हिला, उसकी छाती पर एक हल्का सा घाव आ गया। थोड़ा इंटरेस्टिंग है। राक्षस ठंडी हंसी हंसा, घाव उसके हंसने तक पूरी तरह भर चुका था। उसके बाद राक्षस ने गंदी हवा का एक झोंका छोड़ा। गंदी हवा फट गई और पनपिंग को टुकड़ों में उड़ा दिया। ताई बाई यूनशेंग, कहां जा रहे हो? राक्षस कहकहा लगाकर हंसा। तीनों सरों की आवाजें धीरे धीरे एक हो रही थीं। ताई बाई यूनशेंग ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि राक्षस ने उसके सामने उसका रास्ता रोक लिया। स्वूश! एक झरने की तरह पानी बहा और हाउजी ल्यू उस पर सवार होकर आया। राक्षस ने अपने 6 हाथों से आगे धक्का दिया और पानी के झरने को गिरा दिया। हाउजी ल्यू दर्द से चीखा और जिस तेजी से आया था उससे भी तेजी से पीछे उठ गया। यह सीन देखकर बायन सी शान जो आगे बढ़ रही थी, तुरंत रुक गई, आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। डार्क वॉटेक्स। हे लुलैन आसमान से तेजी से नीचे आया और पहाड़ जितना बड़ा काला गोला नीचे दबने लगा। राक्षस दहाड़ा, उसके 6 हाथ पंजे की शक्ल में बन गए और दूर से आ रहे काले गोले पर वार किया। किलर मूव, वर्ल्ड डिवाउरिंग ची। हवा एक दीवार की तरह मोती और पहाड़ की तरह ठोस हो गई। हे लुलैन का चेहरा लाल और बैंगनी हो गया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसके बाद चारों तरफ से हवा आई और अचानक उसके किलर मूव को निगल गई। वो किलर मूव जो मो शी क्वांग पूरी तरह से नहीं कर पाया था, अचानक यूएस राक्षस के हाथ में परफेक्ट हो गया। हाओ! म्यूटेटेड वुल्फ ग्रुप तेजी से आया जब ही लुलैन ने राक्षस को रोका हुआ था। एक पाल में म्यूटेटेड वुल्फ ग्रुप ने राक्षस को कास कर घेर लिया। एक खूनी लड़ाई शुरू हो गई। म्यूटेटेड वुल्फ्स जिनके पास रैंक 4 गू मास्टर्स की ताकत थी, बिना डरे मौत के लिए राक्षस पर हमला करने लगे। मारो मारो मारो! राक्षस बार बार गुर्राया और एक जंगली हालत में आ गया और म्यूटेटेड वुल्फ से लड़ने लगा। उसका हर मूवमेंट उसकी पूरी ताकत से भरा था। लाइट पाथ, की पथ और ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के गू वॉर्म्स एक साथ गहरी समझदारी से हमला कर रहे थे, जैसे कि वो राक्षस 3 पाथ कल्टिवेट करने वाला एक कल्टिवेटर हो। म्यूटेटेड वुल्व्स एक के बाद एक मरते गए, लेकिन राक्षस का हमला अभी भी पहले जैसा ही घमासान था। लॉर्ड अलायंस लीडर, मैं आपकी मदद करता हूं। इस वक्त एक ल्यू ट्राइब गू मास्टर मदद के लिए दौड़ कर आया। लेकिन अगले हाई पैल, यूजस राक्षस ने जिंदा कुचल दिया जिसने अपना होश खो दिया था। लॉर्ड ल्यू वेन वो अपना दिमाग खो बैठे हैं। वो पागल हो गए हैं। बैटलफील्ड में हंगामा मच गया और ल्यू ट्राइब आर्मी का मनोबल तेजी से गिर गया। हमारी ट्राइब को बहुत नुकसान हुआ है, हमने अपने 1/3 गू मास्टर्स खो दिए हैं, अब पीछे हटने का वक्त है। ऐसा अलायंस लीडर हमारी जान कुर्बान करने के लायक कैसे हो सकता है? पीछे हटने के बाद बात करेंगे, कैजुअल्टीज पहले ही बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। अभी पीछे हटो, जहरीली कसम तोड़ने की परवाह मत करो।
लड़ाई इतनी अराजक स्थिति में पहुंच गई थी कि सबकी उम्मीदों से परे थी। ही और ल्यू दोनों ट्राइब्स से भगोड़े दिखने लगे थे। ब्लैक बैनर ट्रूप्स और ग्रैंड व्हाइट ट्रूप्स जो सेना को संभाल रहे थे, अब एक घमासान लड़ाई में फंसे थे। उनके पास इन भगोड़ों को दबाने की एनर्जी कहाँ थी? क्या करें? हे लू लैन ने पूछा। इस राक्षस ने उस बहुत ज्यादा सर दर्द दे दिया था। चिंता मत करो। किलर मूव्स की ताकत कमाल की होती है, लेकिन उनमें प्राइमेवल एसेंस की खपत भी उतनी ही ज्यादा होती है। और इस किलर मूव में साफ तौर पर एक कमी है। ये राक्षस पहले ही अपना होश खो बैठा है। बिना इंटेलिजेंस के एक शक्तिशाली जीव से चिंता करने की कोई बात नहीं। फैंग युआन ने शांति से एनालाइज किया। उसकी आवाज ने सबके दिमाग को हिला दिया। हाँ, अगर कुछ अनापेक्षित नहीं हुआ तो हम ये लड़ाई जीत चुके हैं, टाई बाई यू शेंग ने जोड़ा। लेकिन उसने अभी अपनी बात पूरी ही की थी कि अनापेक्षित घटना घट गई। 3 सर 6 हाथ वाला राक्षस अचानक 3 लोगों में बंट गया, जो फिर 3 दिशाओं में दौड़े। ल्यू वेनवू और मो शी क्वांग का हमला चूक गया, लेकिन उयांग बाइसंग की गति चमकी और वो चिल्लाया, चांग शनयिन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मारो। उनके 3 लोगों का कॉम्बिनेशन 3 सर 6 हाथ राक्षस में उनकी आत्माओं को मिलने देता था और उनकी लड़ने की शक्ति तेजी से बढ़ जाती थी। लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक नहीं बनाई जा सकती थी। जितना लंबा इसका इस्तेमाल किया जाता, उनकी यादें उतनी ही उलझती जाती और आखिर में वो खुद को खोकर एक बहके हुए पागल या एक बेवकूफ बन जाते। जब उन्होंने रिइंफोर्समेंट के लिए आए गू मास्टर को मारा तो उनके दिमाग हिले और मुश्किल से उन्होंने थोड़ी सी होश वापस पाई। इसी होश पर भरोसा करके उन्होंने कमबैक करने की प्लानिंग की। ताई बाई यून शेंग को मारने के मुकाबले चांग शन यिन को मारना बिना शक कहीं ज्यादा जरूरी था। इन तीनों के इन्वेस्टिगेटिव गू आम गू नहीं थे। बैटलफील्ड को ध्यान से देखकर उन्होंने उन 3 जगहों का हिसाब लगाया जहां फैंग युआन के छिपने की सबसे ज्यादा संभावना थी। आखिर में उयांग बाइसंग ने फैंग युआन के छिपने की जगह ढूंढ ली। कमीनो, अगर वुल्फ किंग मर गया तो भेड़ियों का झुंड टूट जाएगा। ल्यू ट्राइब की सेना सिचुएशन को पलट सकेगी और ये उल्टा मेरी सेना की हार बन जाएगी। उयांग बाइसंग को एक दुष्ट मुस्कान के साथ चांग शन यिन पर झपटते हुए देखकर ही लू लैन मनहाइमन चिल्लाया और पागलों की तरह मदद के लिए दौड़ा, लेकिन वो फिर भी देर से पहुंचा। उयांग बाइसंग के पास अचानक से इतना प्राइमेवल एसेंस बचा हुआ था कि उसने फिर से असुरा ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। वुल्फ किंग खत्म। सन शीहा डरा हुआ था लेकिन खुश भी था। बुरा हुआ, चांग शन यिन मरने वाला है। ताई बाई यून शेंग और दूसरों के चेहरे पीले पड़ गए थे। बाबा, चांग जियो ने निराशा में चिल्लाया। लेकिन जिस शख्स की बात हो रही थी, फैंग युआन, उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी जब उसने उयांग बाइसंग का हमला देखा। रैंक 4 ईगल राइज गू और रैंक 5 एम्पलीफाई इफेक्ट गू। अचानक फैंग युआन की पीठ से बाज के पंख निकल आए और उस 5 गुना तेजी से आसमान की तरफ ले गए। उयांग बाइसंग एक सेकंड के लिए हैरान रह गया, फिर वो तेजी से पीछा करते हुए चिल्लाया, भागने की सोचना भी मत। लेकिन उसकी स्पीड काफी नहीं थी और वो सिर्फ उनके बीच का फासला बढ़ते हुए देख सकता था। मुझे करने दो, ल्यू वेनवू चिल्लाया और एक सफेद रोशनी में बदल गया जो तेजी से आगे बढ़ी। लेकिन फैंग युआन ने चुस्ती से मुड़कर उस डोज कर दिया। मो शी क्वांग भी इस वक्त तेजी से आया, फैंग युआन का पीछा और घेराव करते हुए। फैंग युआन बहुत चतुर था। कभी वो फूलों से गुजरती हुई तितली जैसा था, कभी वो बिजली जैसा था, कभी वो हल्की हवा जैसा था और कभी वो एक भूत जैसा था, तीनों के साथ खेलते हुए चक्कर लगा रहा था। यह तो मास्टर लेवल फ्लाइंग स्किल है। सभी लोग इस नज़ारे को हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे। गू मास्टर्स गू पालते थे, गू इस्तेमाल करते थे और गू रिफाइन करते थे। चाहे कोई भी पहलू हो, वो सब गहरे और विशाल थे। ये साफ तौर पर वही गू थे जो वो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कुछ गू मास्टर्स उन्हें शानदार तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, उसे काला के स्टार तक ले जाते हुए। लोग अक्सर इन लोगों को मास्टर्स कहते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वुल्फ किंग सिर्फ एक एनस्लेवमेंट पाथ मास्टर हाई नहीं बल्कि एक फ्लाइंग मास्टर भी है। सभी ने थोड़ी देर देखा और अपनी चिंताओं को छोड़ दिया, हैरानी से वाह वाह करते हुए। वुल्फ किंग, अगर हिम्मत है तो भाग मत, उयांग बाइसंग चिल्लाया। चांग शनयिन, अगर तुझमें दम है तो आकर मुझसे 300 मूव्स एक्सचेंज कर। मो शी क्वांग गुस्से में दहाड़ा। कमीनो, ल्यू वेनवू ने दांत पीसे, उसका दिल पहले ही नीचे डूब चुका था। फैंग युआन के फ्लाइंग स्किल्स ने उन्हें धूल कटा दी थी। जो चीज उन्हें और भी परेशान कर रही थी वो ये थी कि फैंग युआन अनजाने में अपने विचारों को अलग करके वुल्फ ग्रुप को ल्यू ट्राइब आर्मी का कत्ल करने के लिए कंट्रोल कर रहा था, जबकि उनसे बच भी रहा था।
हे भगवान, अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी महारत से उड़ सकते हो तो हमें इस हद तक लड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ती। फैंग युआन के माहिर मनूवर्स को देखते हुए ही लू लन के दिल में कुछ नाराजगी महसूस हुई। जहां तक लियू ट्राइब के 3 भाइयों की बात है, वो पूरी तरह से लाजवाब थे। चैप्टर 535 मीटिंग ऑफ फादर एंड सन। लियू वेन वू हार गया। ये एक ऐसी हार थी जिसे कबूल करना मुश्किल था, लेकिन यही सच था, ये उसके जज्बातों से बदलने वाला नहीं था। लियू वेन वू, ओयांग बाइसंग, मो शी क्वांग सबके पास उड़ने की काबिलियत थी, लेकिन फ्लाइंग की महारत के मामले में वो फैंग युआन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। आसमान जमीन से अलग था, लोग हवा में आज़ादी से उड़ सकते थे, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, वो हर दिशा में बच सकते थे और कहीं भी उड़ सकते थे। लेकिन जमीन पर बचने की जगह बहुत कम थी। चाहे लियू वेन वू और उसकी गैंग ने उस रोकने की कितनी भी कोशिश की, वो फैंग युआन का कुछ नहीं कर सके। इस बीच जब फैंग युआन बच रहा था, उसने भेड़ियों की सेना को लियू ट्राइब की सेना का कत्ल करने के लिए मोबिलाइज कर दिया। लियू वेन वू और उसकी गैंग के पास फैंग युआन का पीछा छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो भेड़ियों के झुंड को मारने और लो रैंक गू मास्टर्स की मदद करने में लग गए। लेकिन यही तो हे लू लैन, फैंग युआन और दूसरे देखना चाहते थे। वुल्फ किंग्स या म्यूटेटेड वुल्फ ग्रुप का इस्तेमाल करके लियू ट्राइब के तीनों भाइयों के कीमती प्राइमेवल एसेंस को खर्च करना बहुत फायदेमंद था। यह फैंग युआन के लिए भी बहुत फायदेमंद था। जब तक एक गू मास्टर इमॉर्टल रेल्म तक नहीं पहुंच जाता, उसका प्राइमेवल एसेंस सीमित होता था। एक बार जब वो अपना प्राइमेवल एसेंस खर्च कर देते, उनकी लड़ने की ताकत बहुत तेजी से गिर जाती और बिल्कुल नीचे आ जाती। भेड़ियों की लहर बार बार आती रही। लियू ट्राइब के तीनों भाई जितने ज्यादा भेड़िए मारते, उतना हाई ज्यादा प्राइमेवल एसेंस खर्च होता। भेड़ियों के झुंड का पैमाना बहुत बड़ा था, वो कभी ना खत्म होने वाला था। आखिरकार लियू ट्राइब के तीनों भाइयों ने तब तक मारा जब तक उनका प्राइमेवल एसेंस खत्म नहीं हो गया। जब तक उन्हें अपना प्राइमेवल एसेंस बचाना पड़ेगा, वो आज़ादी से लड़ नहीं पाएंगे। हे ट्राइब की हायर लेवल बैटल स्ट्रेंथ को आखिरकार कुछ करने को मिला और उन्होंने अन तीनों को दबा दिया। ही लू लैन, आज मैं तुमसे नहीं हारा, बल्कि मैं ताई बाई यून शेंग और चांग शनयेन से हारा हूं। लियू वेन वू के बाल बिखरे हुए थे और उसका जिस्म घावों से भरा हुआ था। उसके अंदर अब वो जेंटलमैन जैसा एटीट्यूड नहीं था जब वो गुस्से से चिल्लाया। यूज लगा कि उनके तीनों भाइयों के किलर मूव 3 हेड्स 6 आर्म्स के साथ उनके पास जबरदस्त लड़ने की ताकत थी और वो बैटलफील्ड को दबा सकते थे। अगर इस वक्त वो फैंग युआन तक पहुंच जाते और अपनी सुप्रीम स्पीड का इस्तेमाल करके फैंग युआन को मार देते, तो भेड़ियों का झुंड टूट जाता और ही ट्राइब हार जाती। लेकिन ताई बाईयून शेंग के पास रैंक 5 हीलिंग गू मैन एज बिफोर था। उसका असर देवतुल्य था। इसने उनके किलर मूव की प्रभावशीलता को बहुत कमजोर कर दिया था। जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा और उन्होंने वुल्फ किंग का पीछा किया, तो उन्हें पता चला कि एंस्लेवमेंट मास्टर चांग शनयेन असल में एक मदर फ्लाइंग मास्टर था। तीनों भाई उस पकड़ नहीं सके, वो सिर्फ लड़ाई को बिखरते हुए देख सकते थे। आखिरकार लियू ट्राइब हार गई और ही ट्राइब ने उनका पीछा किया। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और अनागिनत लोगों ने सरेंडर कर दिया। अलायंस लीडर के रूप में लियू वेन वू और दूसरे उनके प्राइमेवल एसेंस के खत्म होने के बाद पकड़ लिए गए। हे ट्राइब और लियू ट्राइब हमेशा से एक दूसरे से कंपटीशन करते रहे थे। दोनों सुपर ट्राइब्स के रिश्ते तनावपूर्ण, यह नॉर्दर्न प्लेन्स में सबको पता था। ए फ्लैट, हे ट्राइब ने सिर्फ लियू वेन वू और दूसरों को पकड़ा और उन्हें मारा नहीं। उन्होंने समझदारी से लियू ट्राइब से भारी मात्रा में जंग का हर्जाना मांगा। लियू वेन वू लियू ट्राइब के आने वाले गू इमॉर्टल्स में से एक था। अगर यूज मार दिया जाता तो इस इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट के नियमों की सीमा का उल्लंघन होता। सबसे जरूरी बात, भले हाई हे ट्राइब जीत गई, ये एक दर्दनाक जीत थी और उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लियू वेन वू के बिना भारी हर्जाने के लिए सौदा करने के सिर्फ आम जंग के फायदे ही ट्राइब को अपनी ताकत वापस पाने में मदद नहीं करते। ये उनके इंपीरियल कोर्ट के लिए आगे की लड़ाइयों के लिए बहुत नुकसानदायक था। 3 दिन बाद लियू ट्राइब का दूत आया और सभी लियू ट्राइब्समैन और उनके अधीन ट्राइब्स को वापस ब्लेस्ड लैंड में ले गया। जहां तक थकी हुई और बुरी तरह से घायल ही ट्राइब की सेना की बात है, उन्होंने कैंप लगाया और सरेंडर करने वाले लोगों को मैनेज किया, अपने अलायंस को फिर से बनाया और जंग के फायदों को किया, संसाधन बांटे और जंग के माल को हजाम किया। बड़े लिजर्ड हाउस गू में फैंग युआन गड्डी पर बैठा हुआ था और ध्यान से कल्टिवेट कर रहा था। एक रैंक 4 वुल्फ सोल गू उसकी इच्छा से उसके जिस्म से बाहर निकला। वुल्फ सोल गू सिर्फ अंगूठे के आकार का था। ये एक छोटा सा भौर रंग के भेड़िए की शक्ल की गुड़िया जैसा था। वो हवा में तैर रहा था जबकि वो एक अजीब नीली रोशनी से ढाका हुआ था।
फैंग युआन के अपर्चर में प्राइमेवल सी का लेवल गिरा जब प्राइमेवल एसेंस वुल्फ सोल गू में डाला गया, जिससे वो तेजी से बढ़ने लगा। हाउ वुल्फ सोल गू फैल गया और एक शुद्ध भौर रंग के भेड़िए की आत्मा में बदल गया, जो एक हाथी जितना बड़ा था। आगे भेड़िए की आत्मा ने अपना मुंह खोला और बिना आवाज के हाउल किया, फैंग युआन की तरफ टकरा गया। फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया, 1000 मनुष्य की आत्मा इतनी आसानी से कैसे प्रभावित हो सकती है? भेड़िए की आत्मा उसकी 1000 मनुष्य की आत्मा से टकराई और तुरंत जम गई। उसकी 1000 मनुष्य की आत्मा ने यूज दबा दिया। दोनों आत्माएं उलझ गईं जब वो धुंध में बदल गईं। एक पल बाद भेड़िए की आत्मा 1000 मनुष्य की आत्मा में मिल गई और फिर से प्रकट हुई। इस वक्त 1000 मनुष्य की आत्मा के सर पर एक लंबी जोड़ी भेड़िए के कान द। उसका जिस्म फैंग युआन के जिस्म से पतला था और उसकी नाक भी तेज हो गई थी। एकमात्र हिस्सा जो नहीं बदला था वो थी उसके लंबे बाल, ईंट और पूंछ। इंपीरियल कोर्ट कंपटीशन के बाद से मैं हर रोज वुल्फ सोलगू का इस्तेमाल करके अपनी आत्मा को रिफाइन कर रहा हूं। ए फ्लैट, मुझे छोटी सी सफलता मिली है। मेरी आत्मा लगभग 30% वुल्फमैन सोल है। एक बार जब वो पूरी तरह से वुल्फमैन सोल में बदल जाएगा, भेड़ियों के झुंड पर उसका कंट्रोल एक और गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन का अनुभव करेगा। न सिर्फ संख्या बहुत बढ़ जाएगी, बल्कि वो उन्हें अपने शरीर के अंगों की तरह कमांड कर सकेगा। उन्हें कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक विचार की जरूरत होगी। एक घमासान लड़ाई के बाद उसकी आत्मा की थकान और थकावट भी कम होगी। लेकिन इस स्पीड के हिसाब से जब तक मैं पूरी तरह से वुल्फमैन सोल को रिफाइन करूंगा, इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट खत्म हो चुका होगा। मेरे पास सिर्फ रैंक 4 वुल्फ सोल गू है। एफिशिएंसी बहुत धीमी है। फैंग युआन ने आहें भरी। अगर उसके पास रैंक 5 वुल्फ सोल गू होता तो वो फैंग युआन की मौजूदा स्थिति से बेहतर होता। लेकिन रैंक 4 वुल्फ सोल गू एक बड़े आदमी के एक छोटे चाकू से पेट काटने जैसा था। सच में फैंग युआन की सोल कल्टिवेशन पहले ही बहुत तेज थी। आम गू मास्टर्स को उसके लेवल तक पहुंचने में कम से कम 20 से 30 साल लगते थे। यहां तक कि एक प्रतिभाशाली गू मास्टर भी एक क्लैन के सपोर्ट के साथ डांग फैंग यू लियांग जैसा ही हो सकता था, जरूरी समय को 10 साल तक कम कर सकता था। फैंग युआन के पास डांग हे माउंटेन था। उसकी आत्मा की नींव रॉकेट स्पीड से बढ़ रही थी। उसका नजरिया जाहिर है अलग था। अगर मुझे वो थीविंग हेवन विरासत मिल जाए और लुओपो वैली मिल जाए। फैंग युआन के विचार इस तरफ भटक गए, लेकिन एक पल बाद उसने ये विचार रोक दिया। हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड में डांग हे माउंटेन लगातार ग्रुअल मड से खराब हो रहा था। अब सिर्फ एक छोटा सा पहाड़ बचा था। उसका मौजूदा उद्देश्य डांग हे माउंटेन को बचाना था। जहां तक लुओपो वैली की बात है, वो यूज इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट के खत्म होने के बाद ही ढूंढ सकता था। जब फैंग युआन कल्टिवेट कर रहा था, चैंग बियाओ, नीजू टोंग और चांग जियो को बड़े लिजर्ड हाउस गू के दरवाजे पर ले आया। मेन चैंग बियाओ हूं, मुझे लॉर्ड वुल्फ किंग ने बुलाया है। चैंग बियाओ की आवाज धीमी और विनम्र थी। उसने सम्मान से गार्डिंग गू मास्टर को सूचित किया। दोनों रैंक 3 गू मास्टर्स का चेहरा साधारण था जब वो दरवाजे पर खड़े द। एक ने जवाब दिया, लॉर्ड वुल्फ किंग अभी कल्टिवेट कर रहे हैं। हम गू हाउस के अंदर जाकर उन्हें सूचित नहीं कर सकते। आपको इंतजार करना पड़ेगा। ही, ये तो जाहिर सी बात है। चैंग बियाओ हंसा, अपने दिल की कड़वाहट और उदासी को छुपाने की कोशिश करते हुए। उसका और चांग शन यिन का बहुत बड़ा झगड़ा था। वो ही ट्राइब के अधीन होने को तैयार नहीं होता। मूल रूप से वो ल्यू ट्राइब जाना चाहता था, लेकिन ल्यू ट्राइब चाहता था कि वो अपना परिवार का नाम छोड़कर ल्यू ट्राइब में शामिल हो जाए। ये मांग चांग ट्राइब्समैन और बुजुर्गों के लिए असंभव थी। चांग ट्राइब एक बड़ी ट्राइब थी। एक बार जब वो अपना परिवार का नाम छोड़कर ल्यू ट्राइब्समैन बन जाते तो चांग ट्राइब का अस्तित्व हाई खत्म हो जाता। इसके अलावा ही लू लैन ने ल्यू वेनवू को जिंदा पकड़ लिया था और सबसे जरूरी शख्स चांग शन यिन को खुश करने के लिए उसने जंग के हर जाने में चांग ट्राइब को कब्जे में लेने की शर्त जोड़ दी। इस प्रकार चांग ट्राइब ल्यू और ही ट्राइब के सौदे में बाली का बकरा बन गई। अगर चांग ट्राइब हे ट्राइब के अधीन नहीं होती तो अनपढ़ ही ट्राइब की सेना हमला कर देती। दोनों ट्राइब्स के दबाव में चांग ट्राइब के पास ही लू लन के सामने सर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो ही ट्राइब के कैदी बन गए। चांग शन यिन और चांग ट्राइब की दुश्मनी सबको पता थी। चांग ट्राइब को पकड़ने के बाद ही लू लैन ने फैंग युआन को उनसे पूरी तरह से निपटने दिया। जब फैंग युआन को खबर मिली तो उसने ही लू लैन का शुक्रिया अदा किया, लेकिन असल में इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ चांग शन यिन की पहचान का इस्तेमाल कर रहा था इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में दाखिल होने के लिए। वुल्फ किंग के झगड़े से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अगर वो इसे आसानी से सुलझा देता तो ये उसके मौजूदा स्टेटस के अनुकूल नहीं होता
और लोगों को शक हो जाता। इसलिए फैंग युआन ने चैंग ट्राइब के मौजूदा लीडर चैंग बियाओ को उससे मिलने के लिए सूचित किया। चैंग बियाओ ने शाम से आधी रात तक इंतजार किया। इस दौरान नॉर्दर्न प्लेन्स की रातें बहुत ठंडी होती थीं। चैंग बियाओ और दूसरों के गू वॉर्म्स जैप्ट कर लिए गए थे। उनके एपर्चर्स में प्राइमेवल एसेंस ठंड का सामना नहीं कर सकता था। रात की ठंडी हवा के झोंकों में वो ठंड से कांप रहे थे। चैंग बियाओ ने एक शांत चेहरा बनाए रखा, लेकिन नीजू टोंग बहुत दोषी थी। वो अपने दिल की चिंता को छुपा नहीं पा रही थी। चांग जियो जवान था और अपनी सेहत के चरम पर था। भले ही उसकी नाक ठंड से लाल थी और उसका जिस्म कांप रहा था, उसकी ऊँट उत्साह से चमक रही थीं। अपनी पूरी जिंदगी उसने वुल्फ किंग चैंग शनयिन और उसके महान कामों के बारे में सुना था। सभी उस हीरो का बेटा कहते थे। उस जन्म से ही ये अनोखा दर्जा मिला था। इसने उस बड़ी चिंताएं, गर्व, परेशानियां और यहां तक कि मौके भी दिए थे। जब उसने पहली बार सुना कि वुल्फ किंग चैंग शनयिन जिंदा है और लौट आया है, लेकिन चांग ट्राइब से बदला लेना चाहता है, तो उसके दिल में बहुत जटिल भावनाएं थीं। जब उस पता चला कि वो अपने पिता से लड़ने जा रहा है, तो उसका तेज लड़ने का इरादा डगमगा गया। पिछली मुलाकात में चांग शनयिन नहीं आया, बल्कि वो सन शीह को पीटने चला गया। इसने चांग जियो को निराश किया, लेकिन बहुत प्रशंसा भी की। लियू ट्राइब के हारने के बाद वो एक कैदी बन गया, लेकिन इससे उस राहत की सांस मिली। उस अब अपने पिता से लड़ने की जरूरत नहीं थी। फ्लैट जब लियू ट्राइब हार गई है, वो अपने असली पिता से मिलने जा रहा था। चांग जियू अपने दिल में बहुत उत्साहित था। भले ही वो बाहर कांप रहा था और मौसम का सामना कर रहा था, ये उसके अंदर के जोश को जमा नहीं सकता था। वो शख्स जिसने मुझे सब कुछ दिया, मेरे पिता, आप किस तरह के इंसान हैं? वो बहुत उत्सुक था, लेकिन उस थोड़ा खोया हुआ और चिंतित भी महसूस हो रहा था। 3 वुल्फ सोलगू का इस्तेमाल करने के बाद फैंग युआन ने अपनी एड़ी खोली। गर्म कमरे में खिड़की के बाहर बहती बर्फीली हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। फैंग युआन ने जानबूझकर चैंग बियाओ को अपनी अथॉरिटी दिखाई। गुजरे हुए वक्त का हिसाब लगाने के बाद उस पता चला कि अब वक्त हो गया है। इसलिए उसने अपना संदेश भेजा जबकि वो बड़े लिजर्ड हाउस गू को कंट्रोल कर रहा था और दरवाजे खोले। लॉर्ड वुल्फ किंग ने अपनी कल्टिवेशन पूरी कर ली है, वो अब आपसे मिलेंगे। बाहर के गू मास्टर गार्ड्स को संदेश मिला और उन्होंने बिना किसी भाव के कहा। चैंग बियाओ की सांस रुक गई। उस बहुत डर लगा जब वो भारी कदमों से सबसे पहले अंदर चला। अगर वुल्फ किंग को सच्चाई पता चल गई, तो उसकी मौत बिना किसी सही लाश के होगी और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भले हाई वुल्फ किंग को सच्चाई ना पता चले, जब तक वो बदला लेना चाहेगा, पूरे चैंग ट्राइब को मार डालना सिर्फ एक सेंटेंस का काम होगा। कसाई के तख्ते पर मांस होना, यही इस दुनिया में होने की बेबसी थी। फैंग युआन ने अपने सामने घुटने टेके हुए 3 लोगों को देखा। चैंग बियाओ ने अपना सर झुका लिया, दांत पीस रहा था, जबकि नीजू टोंग का चेहरा पीला था और वो कांप रही थी। जहां तक चांग जियू की बात है, वो तेजी से सांस ले रहा था, लेकिन वो कभी कभी चांग शनयिन को झांक कर देखता था, एक उत्साहित चेहरा दिखाते हुए। फैंग युआन हल्का सा हंसा। हंसी तीनों ने सुनी, जिससे वो कांप गए। चैंग बियाओ ने अपनी ईंट बैंड कर ली। उसका दिल बिल्कुल नीचे डूब चुका था, वो फैसले का इंतजार कर रहा था। नीजू टोंग लगभग कमजोरी से जमीन पर गिरने वाली थी, लेकिन चांग जियू बहुत उत्तेजित था। ये पिता की हंसी थी। यूस इस हंसी से एक मजबूत गर्माहट का एहसास हुआ। चैप्टर 536 मेजर बैटल्स। फैंग युआन ने चैंग बियाओ और दूसरों के चेहरे के एक्सप्रेशंस को पूरी तरह से देखा। फैंग युआन को वुल्फ किंग चैंग शनयिन के मामलों के बारे में ज्यादातर उसकी बायोग्राफी से पता था। यूज वुल्फ किंग की हालत के पीछे के असली दोषी के बारे में नहीं पता था। लेकिन अगर उस पता भी चल जाता, तो वो मारे हुए वुल्फ किंग के लिए बदला लेने की जहमत नहीं उठाता। वो फैंग युआन था, तथाकथित चांग शनयिन सिर्फ एक नकाब था। आज से मेन चैंग ट्राइब का एकलौता सुप्रीम एल्डर रहूंगा, फैंग युआन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। चैंग बियाओ का जिस्म कांप गया। उसने अपनी एड़ी खोली और जल्दी से झुक कर बोला, चैंग बियाओ लॉर्ड सुप्रीम एल्डर को प्रणाम करता है। फैंग युआन ने सर हिलाया। हमें यूएस वक्त के मामलों की पूरी तरह से जांच करनी होगी, लेकिन अभी वक्त नहीं है। हमें इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट के खत्म होने तक इंतजार करना होगा। आज से मेन चैंग ट्राइब का एकलौता सुप्रीम एल्डर रहूंगा। चैंग जियू, तुम ट्राइब के लीडर होगे। चैंग बियाओ नंबर 1 एल्डर होगा। नीजू टोंग, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। चैंग बियाओ की पत्नी बनी रहो। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की परंपरा के कारण नॉर्दर्न प्लेन्स में महिलाओं का दर्जा नीचा था। उन्हें अक्सर सौदे में वास्तु के रूप में बेचा जाता था। असल में कभी कभी
जब कोई सम्मानित मेहमान मिलने आता तो मालिक अपनी पत्नी को इस सम्मानित मेहमान के पास उसके साथ सोने के लिए भेजता था। आह! चांग जी वहीं हैरान रह गया, वो पूरी तरह से जम गया। नीजू टोंग ने कुछ नहीं कहा। चैंग बियाओ ने अपने दिल के झटके को काबू में रखा, उसने एक बार फिर झुक कर कहा, यह अधीनस्थ समझ गया। जाओ। फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया, उन्हें भेजते हुए। उस अपने समय का अच्छा इस्तेमाल करके कल्टिवेशन जारी रखनी थी। तीनों बड़े लिजर्ड हाउस गूसे एक बेहोशी की हालत में बाहर निकले, जब तक ठंडी रात की हवा अनपढ़ ना पड़ी और उन्हें होश ना आया। वे ऐसे ही बच गया? चैंग बियाओ ने अनंत खुशी और आनंद महसूस किया। लेकिन इस वक्त का मामला बिल्कुल साफ सुथरा किया गया था। भले ही यहां वहां कुछ निशान हैं, इतने सालों के बाद सबूत बहुत पहले ही मिट चुके हैं। उस वक्त मैं जानबूझकर चांग शनयिन के करीब गया था और उसके साथ अच्छे दोस्त बन गया था। फ्लैट जब चांग शनयिन इतने बड़े बदलाव से गुजरा है और इतने साल हो चुके हैं, तो हमारे रिश्ते का फीका पड़ना नॉर्मल है। चैंग बियाओ अपने दिमाग में तेजी से सोच रहा था। मौजूदा स्थिति उसके अनुमान से कहीं बेहतर थी। भले ही मुझे ट्राइब लीडर से एल्डर बना दिया गया है, मेरी ZYA डिटार अथॉरिटी बरकरार है। चांग शनयिन अभी भी मुझ पर भरोसा करता है, ये देखकर कि उसने मुझे नंबर 1 एल्डर बनने दिया। जहां तक चांग जियो को नया ट्राइब लीडर बनाने की बात है, ये दिखाता है कि वो अभी भी अपने खून और मांस की गहरी परवाह करता है। जब तक वो अपने पुराने रिश्तों और दोस्ती की परवाह करता है, सब कुछ आसानी से सुलझ जाएगा। चैंग बियाओ ने सोचा और ज्यादा एनर्जेटिक हो गया। वो अपनी ही दुनिया में सपने देख रहा था और उसने अपनी पत्नी नीजू टोंग के जटिल एक्सप्रेशंस पर ध्यान नहीं दिया। पुराना चांग शनयिन उसकी सुंदरता पर बेहद फिदा था, लेकिन अभी चांग शनयिन ने उसे एक नजर भी नहीं देखा। यहां आते हुए वो बहुत चिंतित थी कि कहीं चांग शनयिन फिर से अपनी पत्नी ना बना ले। इस तरह वो अपने प्रेमी चैंग बियाओ से अलग हो जाएगी, ये बहुत दर्दनाक था। लेकिन अब स्थिति उसके अनुमान से कहीं बेहतर थी। न सिर्फ चांग शनयिन ने इस वक्त के मामलों का पीछा नहीं किया, बल्कि उसने यूस चैंग बियाओ की पत्नी बने रहने की इजाजत भी दे दी। यही नतीजा नीजू टोंग पहले सपने में देख रही थी। यूस खुश होना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से, जबकि उस अभी भी पहले का कुछ डर महसूस हो रहा था, उसके अंदर एक खून का एहसास भी था, जिसे वो मानना नहीं चाहती थी। जहां तक चांग जी यू की बात है, वो बहुत खुश, उलझन में और संदेह में था। आखिरकार मैं पिता से मिला, वो मुझसे बस कुछ कदम आगे थे। वो मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा रौबदार हैं। पिता ने मुझे अपना बेटा नहीं कहा, बल्कि मेरा नाम लिया। क्या उन्हें पता नहीं है कि मैं उनका ही खून और मांस हूं? लेकिन पिता, उन्होंने मुझे चांग ट्राइब का लीडर क्यों बनाया? मैं इतना छोटा हूं और सिर्फ रैंक 3 कल्टिवेशन है, क्या मैं ये कर सकता हूं? मैं समझ गया। ये जरूर पिता की तरफ से एक परीक्षा है। वो मुझे परख रहे हैं, इस बेटे को जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा। अगर मेन ट्राइब को अच्छी तरह से संभाल सकता हूं और उत्कृष्ट परिणाम हासिल कर सकता हूं, तो क्या वो खुश और गर्व महसूस करेंगे? क्या वो मुझे अपने बेटे के रूप में पहचानेंगे? ये सोचते हुए चांग जी यू बहुत उत्साहित हो गया। उसने अपना मन बना लिया, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा और आने वाली इंपीरियल कोर्ट की लड़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेगा। फैंग युआन को ये उम्मीद नहीं थी कि उसके साधारण इंतजाम चांग बियाओ और गैंग में इतने बड़े भावनात्मक बदलाव लाएंगे। लेकिन अगर उस पता भी होता, तो यूस कोई परवाह नहीं होती। अपनी पिछली जिंदगी के 500 सालों में चांग शनयिन ने मा होंगयो को लॉर्ड ऑफ द इंपीरियल कोर्ट के पैड पर पहुंचने में मदद की थी। उसका चांग ट्राइब पर भी पूरा नियंत्रण था। धरती से अलग, जब ताकत एक व्यक्ति के अंदर जमा हो सकती है, तो जितना मजबूत व्यक्ति होता है, उतनी ही बड़ी उसकी अथॉरिटी होती है। इस मोड़ पर फैंग युआन एप किंग माओ माउंटेन पर वो नीचे दर्जे का गू मास्टर नहीं था, जो सिस्टम द्वारा दबाया और कमजोर किया गया था। अभी उसके पास एक ट्राइब के पावर सिस्टम को मैनिपुलेट और बदलने की अथॉरिटी थी। कहा जा सकता है, वो मॉर्टल रेल्म के शिखर पर था। वो अपने दिल में जानता था, ये सब उसके पास मौजूद बड़ी ताकत के कारण था। अभी मेरा पहला एपर्चर पहले हाई अडैप्ट हो चुका है। मेन रैंक 5 पीक स्टेज प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरा दूसरा अपर्चर भी रैंक 5 मिडिल स्टेज तक पहुंच चुका है। मेरे दोनों एपर्चर्स में 90% ग्रेड एप्टीट्यूड है। अब अपने 2 सेट्स ऑफ गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास पर्याप्त प्राइमेवल एसेंस है। लेकिन एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पाथ गू वॉर्म्स बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हैं। स्ट्रेंथ पाथ के मामले में रैंक 5 एम्पलीफाई इफेक्ट गू मिलने के बाद मेरी एक्सप्लोसिव फोर्स पहले से ही काफी ज्यादा है, सिवाय इसके कि मेरा शरीर ताकत में बढ़ोतरी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले जब ल्यू वेन वू और उसके भाई के कॉम्बिनेशन किलर मूव
3 हेड 6 आर्म्स के खिलाफ लड़ते हुए फैंग युआन निश्चित रूप से अपने स्ट्रेंथ पाथ कल्टीवेशन का इस्तेमाल करके उनसे लड़ सकता था। लेकिन फैंग युआन साफ जानता था कि जिस पल वो 500 जून की ताकत निकालेगा, चाहे उसका दुश्मन कैसे भी खत्म हो, उसका अपना शरीर निश्चित रूप से पहले टूट जाएगा। मेरी हड्डियां इम्पर्मनेंस बोन्स हैं। मेरी त्वचा टर्टल जेड वुल्फ स्किन है। 500 जून की ताकत को झेलने के लिए ये काफी नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने मसल्स और टेंडन्स को स्ट्रेंथ पाथ के अनुकूल मॉडिफाई करूं, तो वो मेरे एनस्लेवमेंट पाथ के अनुकूल नहीं होंगे। अगर मैं उन्हें एनस्लेवमेंट पाथ के लिए मॉडिफाई करूं, तो वो मेरे स्ट्रेंथ पथ की मदद नहीं करेंगे। समस्या की जाद यह है कि एनस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ में कुछ विरोधाभास है, उन्हें एक साथ कल्टिवेट करना मुश्किल है। ये सोल और एनस्लेवमेंट पाथ या सोल और विजडम पथ जैसा नहीं है। ये समस्या हमेशा फैंग युआन को परेशान करती रही थी। अगर वो इसे हल नहीं कर पाता, तो फैंग युआन का एनस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पथ सिर्फ दूर तक जाएगा, लेकिन शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा और अंतिम शक्ति हासिल नहीं कर पाएगा। भले ही फैंग युआन के पास अब लुओपो वैली के बारे में जानकारी थी, भविष्य अनिश्चित था, कुछ भी हो सकता था। फैंग युआन एक सतर्क आदमी था। लुओपो वैली मिलने से पहले वो सोल पाथ कल्टिवेट करने का मन नहीं बनाएगा, इसलिए उस अभी अपने एनस्लेवमेंट स्ट्रेंथ पाथ रूट को परफेक्ट करना था। फैंग युआन ने अपनी बैंड की और इसके बारे में सोचा, फिर उन्हें खोलकर अपने अपचर से ईस्ट विंडो गू निकला। ये गू एक स्टोरेज गू था, जिसका इस्तेमाल जानकारी स्टोर करने के लिए किया जाता था। ये लंग या लैंड स्पिरिट से मिला था। ईस्ट विंडो गू के अंदर किलर मूव 3 हेड 6 आर्म्स के बारे में जानकारी थी। यह किलर मूव अत्यंत शक्तिशाली था। यह लिू वेनवू, उयांग बाइसंग और मो शी क्वांग को एक विशाल राक्षस बनने देता था, उनकी लड़ने की शक्ति को एक भयानक स्टार तक बढ़ा देता था। हे ट्राइब ने लिू ट्राइब को हराने के बाद उन्होंने इस किलर मूव के संबंध में मांग की, इसलिए यह हर जाने का हिस्सा बन गया। उसके बाद फैंग युआन ने इसे अपने जंग के मेरिट्स का इस्तेमाल करके एक्सचेंज कर लिया। इन दिनों जब फैंग युआन फ्री होता, वो इस किलर मूव के बारे में रिसर्च करता। जब गू मास्टर्स एक हाई समय में कई गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके प्रभाव मिलकर और सहयोग करके बड़े प्रभाव पैदा करते हैं, तो यूज तथाकथित गू मास्टर किलर मूव कहा जाता है। किलर मूव 3 हेड 6 आर्म्स के लिए एक ही समय में 18 गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करना जरूरी था। इस्तेमाल किए गए गू वॉर्म्स रैंक 3 से 5 तक के द प्राइमीवल एसेंस की खपत भी बहुत ज्यादा थी। साथ ही 3 गू मास्टर्स की जरूरत थी, कोई अकेला इसे एक्टिवेट नहीं कर सकता था। यह किलर मूव फैंग युआन के लिए अनुपयोगी था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह उसके लिए बेकार था। किलर मूव या रेसिपीज गू वॉर्म्स के उत्कृष्ट उपयोग को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों था कि जब इन गू वॉर्म्स को एक विशिष्ट तरीके से इस्तेमाल किया गया, तो उन्होंने ऐसे प्रभाव हासिल किए? यह गू वॉर्म्स ऐसा क्यों कर सकते हैं, लेकिन दूसरे नहीं? अगर इस गू को दूसरे गू से बदल दिया जाए, तो क्या वही प्रभाव हासिल किया जा सकता है? अगर कोई दुश्मन इस किलर मूव का इस्तेमाल करे, तो इसका मुकाबला करने के क्या तरीके हैं? मनुष्य सभी जीवों की आत्मा है। गू स्वर्ग और पृथ्वी का सार है। एक गू के अंदर स्वर्ग और पृथ्वी के छोटे नियम द महान डाव के टुकड़े। गू को समझकर व्यक्ति महान डाव को समझता है और इस दुनिया के प्राकृतिक नियमों को समझता है। ठीक धरती की तरह वैज्ञानिक सिद्धांतों को सीखने के लिए प्रयोगों का इस्तेमाल करना। इस गू रेसिपी ने फैंग युआन को बड़ी अंतर्दृष्टि दी। अगर मेरे 3 सर और 6 हाथ होते, तो क्या होता? उसके दिमाग में एक प्रेरणा की किरण चमकी, जैसे एक नई खिड़की खुल गई हो। उसका शरीर नींव की तरह था। एनस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पाथ नींव के ऊपर की इमारतों की तरह थे। अभी ये नींव अभी भी छोटी थी, इसलिए दोनों इमारतें सिर्फ कम ऊंची हो सकती थीं। अगर वो भविष्य में इस नींव को बढ़ाए, तो क्या ये एक ही समय में 2 ऊंची इमारतों को समा सकता है? फैंग युआन ने कभी अपने रूप की परवाह नहीं की। सुंदर, खूबसूरत, बदसूरत, ये दूसरे लोगों के विचार थे। उससे इसका क्या लेना देना था? अगर उसकी लड़ने की शक्ति अधिक थी, तो अगर उस राक्षस कहा जाता तो क्या होता? नॉर्दर्न प्लेन्स, जुलाई। मौसम ठंडा हो रहा था, कोहरा पाले में बदल रहा था और बारिश लगातार हो रही थी। सभी सेनाएं कई घमासान लड़ाइयों में शामिल थीं, अब 50 से भी कम बचे थे। भले हाई हे ट्राइब ने लियू ट्राइब को हारा दिया, उन्हें भी बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने कैंप लगाया और अपने सारे समय का इस्तेमाल ठीक होने और रिकवर करने में किया, जैसे एक घायल जानवर। जुलाई के मध्य में डूजाओ क्षेत्र में ये लुई सेना ने 7 सेनाओं के गठबंधन को हराया। पलटवार के दिन ये लुई संघ ने 3 रैंक 5 गू मास्टर्स को मार डाला। लेकिन इस लड़ाई में सबसे बड़ी उपलब्धि की लियान ट्राइब के एक गुप्त एल्डर
चीलियान ट्राइब लीडर के गॉडसन वूमिंग की थी। वूमिंग एक रैंक 5 मिडिल स्टेज डार्क पाथ गू मास्टर था। लड़ाइयों के दौरान वो दुश्मन के कैंप में घुस गया और दुश्मनों की हत्या की, सफलतापूर्वक डू रैंक 5 एक्सपर्ट्स 13 रैंक 4 गू मास्टर्स को मार डाला, जिससे 7 गठबंधन सेनाओं में बड़ा डर और कम मनोबल फैल गया। नॉर्दर्न प्लेन्स, अगस्त। यांग ट्राइब ने एनस्लेवमेंट मास्टर जियांग बाओया को भारती करने के बाद उनकी शक्ति बढ़ गई और उन्होंने कई जीतें हासिल की। कुछ लड़ाइयों के बाद वो इंपीरियल कोर्ट के लिए नए लोकप्रिय प्रतिद्वंद्वियों में से एक थे। नए एनस्लेवमेंट मास्टर लेपर्ड किंग नूरतू ने अपनी सेना को ताओ ट्राइब के खिलाफ लड़ गया। ताओ ट्राइब गठबंधन सेना को लड़ाइयों के दौरान कई झटके लगे। गठबंधन के नेता टाओ यू को पता था कि उसके पास लॉर्ड ऑफ इंपीरियल कोर्ट के पैड पर चढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उसने नूरतू के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी सेनाओं के मिलने के बाद उनकी सैन्य शक्ति बढ़ गई। अगस्त के मध्य में ही लूलैन ने अपनी विजय अभियान को फिर से शुरू करने का आदेश दिया। सितंबर तक इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट साफ होने लगा था। सिर्फ 5 सेनाओं के पास सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं। हे ट्राइब जिसके पास चांग शन येन, ताई बाई यून शेंग, नूअर ट्राइब नए लेपर्ड किंग के साथ, यांग ट्राइब जिसके पास रथ किंग और ईगल किंग, मा ट्राइब हॉर्स किंग के साथ ही ये लुई ट्राइब जिसके पास ये लुई संग था जो एक इमॉर्टल गू का मालिक था। सितंबर के पहले हिस्से में नूअर ट्राइब सेना ने यांग ट्राइब सेना से लड़ाई की। तेंदुए का झुंड बाज और चूहों के कॉम्बिनेशन का मुकाबला नहीं कर सका। आधे महीने के बाद नूरतू हार गया। अक्टूबर की शुरुआत में जब यांग ट्राइब यूंग के हरजाने को हजाम कर रही थी, ये लुई संग ने उन्हें निशाना बनाया। यांग ट्राइब सेना में लोग जो लड़ना चाहते थे, कुछ बचाव करना चाहते थे, जबकि कुछ पीछे हटना चाहते थे। अलग अलग मतों के कारण सेना सही आदेशों का पालन नहीं कर सकी और इसलिए ये लुई संग ने उन्हें हरा दिया। ये लुई संग की जीत के बाद वो ज्यादा देर तक खुश नहीं रह सके क्योंकि मा ट्राइब की नजर अन पर थी। मा ट्राइब ने 3 दिन और 3 रात तक दौड़ लगाई। ये लुई संग को अचानक पकड़ लिया। एक जैसा ही दृश्य फिर से सामने आया। ये लुई सेना के अपने जंग के फायदे हजाम करने से पहले उन्हें मा ट्राइब ने हरा दिया। ये लुई संग अपनी बची हुई टुकड़ियों के साथ भाग गया। हे ट्राइब सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नवंबर की शुरुआत में हे ट्राइब तेजी से उत्तर की तरफ बढ़ी, रास्ते में 8 रक्षा पंक्तियां स्थापित की और महीने के मध्य में मा ट्राइब के साथ अंतिम लड़ाई में शामिल हुई। सिर्फ विजेता हाई इंपीरियल कोर्ट में रह सकता था। इस बीच हारने वाले को हरजाना चुकाना पड़ेगा और निराशा और अफसोस के बीच 10 साल के बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ेगा। एक बार में इस युंग ने नगिनत निगाहों को अपनी तरफ खींच लिया, जिसमें हिस्सा लेने वाले और पर्दे के पीछे के लोग दोनों हाई शामिल थे। पहली कुछ लड़ाइयों में हे ट्राइब का पलड़ा भारी था। जब मा ट्राइब ने 2 रक्षा पंक्तियां खो दी तो वो तीसरी पर पीछे हट गए। ये लुई संग बदला लेना चाहता था, इसलिए वो उन्हें लगातार चुनौती देता रहा, तब तक मारकाट करता रहा जब तक मा ट्राइब की सेना को छिपकर अपना बचाव ना करना पड़ा, जिससे उनका मनोबल गिर गया। मा ट्राइब के पास कोई चारा नहीं था। उन्हें स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड से मदद मांगनी पड़ी जो उन्हें सपोर्ट कर रहा था। चैप्टर एंड।